हेलो गाइज, स्वागत करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, आप लोग देखिएगा। आप लोग के लिए मैं बहुत ही शानदार जो है 2 प्रश्न आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है आज का सेकेंड ईयर के लिए, और यह MSN1 है। फिर से आज जो है 4 दिन लगातार आपके जो है चारों सब्जेक्ट से प्रश्न आएंगे। देखिएगा 2 दिन जो है आप लोग के लिए थोड़ा सा ब्रेक हुआ था, इसके लिए सॉरी। चलिए आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। यह जो है आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 का है और वीडियो नंबर 28वां है GNM सेकेंड ईयर का। ओके, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कहता है लीवर सिरोसिस क्या है, इसके कारण, लक्षण, निदान, जटिलता बताना है। लीवर सिरोसिस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ेंगे। कोई भी बीमारी हो उसका कारण, लक्षण, निदान, जटिलता और मैनेजमेंट आपको लिखना पड़ेगा, या यूं कहा जाए तो पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है आपको कोई 5 बीमारी का नाम दे दे और कह दे कि कारण और लक्षण बताएं। 5 बीमारी का 5 कारण और लक्षण बताएं, ऐसे भी पूछ सकता है। या ऐसे भी पूछ देगा, 5 बीमारी के नाम दे देगा, कहेगा कि उसका 5 या 3 जटिलता बताएं और 3 लक्षण बताएं, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। या फिर आपको कंप्लीट क्वेश्चन ही एक पूछ देगा जिसमें कारण, लक्षण, जटिलता सब चीज़ रहेगा उस बीमारी के बारे में। किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं कोई भी पढ़ा रहा हूँ बीमारी, उसको कंप्लीट डिस्कशन कर रहा हूँ। ओके, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस आपको समझना पड़ेगा कि क्या होता है। देखिए, लीवर सिरोसिस जो होता है वह एक प्रकार से लीवर में अगर लंबे समय से कोई बीमारी बना है, या फिर कोई व्यक्ति लंबे समय से एल्कोहल का सेवन कर रहा है, या फिर उसे हेपेटाइटिस है और फिर भी वह जो है अपने खान पीन में परहेज नहीं कर पा रहा है, जो मन वो खा रहा है, जो मन जो कर रहा है, और यही कारण होता है कि कोई लंबे समय से बीमारी होने के कारण लीवर धीरे धीरे डैमेज होने लगता है, और वह लीवर एक समय ऐसा आता है कि काम करना बंद कर देता है। वह लीवर जो है एक निर्जीव के रूप में हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और उसमें लगता ऐसे है कि अब इसमें कोई प्राण ही नहीं बचा है, समझ गए। उस प्रकार से वह डेड के हिसाब से हो जाता है। उस पर जो है अलग अलग फाइबर जम जाता है, उस पर तंतु जम जाते हैं, और वह लीवर कठोर के रूप में हो जाता है। वही लीवर सिरोसिस होता है। और लीवर सिरोसिस ऐसा नहीं है कि अचानक से किसी व्यक्ति में लीवर सिरोसिस ही पहले हो जाता है, नहीं। लीवर सिरोसिस किसी न किसी बीमारी का देन होता है, जिसके बाद लीवर सिरोसिस होता है। और लीवर सिरोसिस लीवर कैंसर के बाद सबसे खतरनाक बीमारी होता है। लीवर कैंसर अगर होता है सबसे खतरनाक, उसके बाद लीवर का सबसे खतरनाक बीमारी जो होता है लीवर सिरोसिस होता है। उसके बाद आपका हेपेटाइटिस वगैरह होता है, समझ गए। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। तो वही कहता है यह यकृत का एक रोग है, लीवर का एक रोग है। इसमें लीवर का अधिकांश जो हिपेटोसाइट होता है, मतलब अधिकांश जो लीवर का अंग होता है, भाग होता है, वह नष्ट हो जाता है। टिश्यू जो है नष्ट होने लगते हैं, एवं उनके स्थान पर एक फाइबर, एक जो है आपको अलग से फाइबर जमने लगता है, लेयर जमने लगता है, और वह कठोर तंतु के रूप में उस पर एक ऊतक जम जाता है, जिससे जो यकृत लीवर जो होता है वह ठोस हो जाता है, हार्ड हो जाता है, निर्जीव तरह हो जाता है और कार्यहीन हो जाते हैं, समझ गए। तो ये वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा कि यह कठोर, कड़वा, निर्जीव और कार्यहीन हो जाते हैं। किस कारण से होते हैं? इस कारण से होते हैं क्योंकि इस पर जो है फाइबर तंतु जम जाता है, कठोर हार्ड ऊतक इस पर जमा होने लगता है, जिसके कारण ये सब ऊतक में जो है लीवर में हो जाता है। अब ये जो होता है यह एक दीर्घकालीन रोग होता है, यह एक क्रोनिक रोग होता है लीवर का, जो अन्य लीवर रोग जैसे हेपेटाइटिस और एल्कोहल के अधिक उपयोग के कारण होता है। समझ गए चीज़ों को। तो यह लीवर सिरोसिस है, उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो एक लाइन में समझिए कि लीवर सिरोसिस का मतलब होता है कि लीवर का निर्जीव होना, कठोर हो जाना और कार्यहीन हो जाना, मतलब कार्य न कर पाना, समझ गए। और उस पर बाहर से कोई लेयर जम जाना जो ऊतक को कठोर, निर्जीव बना देता है, समझ गए। बस यही लीवर सिरोसिस होता है। लीवर सिरोसिस जो होता है यह अनेक रोगों से उत्पन्न होता है, जैसे हेपेटाइटिस होना, या फिर कोई व्यक्ति लंबे समय से खूब अपना मस्ती कर रहा है, एल्कोहल ले रहा है, तो उसको एक ऐसा समय आएगा कि ये चीज़ें हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमने इंग्लिश दे रखा है, आप इंग्लिश समझ लीजिएगा। अब फिगर के माध्यम से देख लीजिए, यह एक स्वस्थ और नॉर्मल जो है लीवर है, समझ गए। देख रहे हैं नॉर्मल लीवर है, एकदम मस्त है, चमकदार है। लेकिन यही लीवर सिरोसिस हो जाता है तो इस प्रकार से सिकुड़ा सिकुड़ा सा, सूखा सूखा हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। यह इस पर एक लेयर जम जाएगा और यह काम करना बंद कर देता है। यही लीवर सिरोसिस होता है। दोनों में स्पष्ट फर्क दिखा जा सकता है, समझ गए ना। चलिए
अब हम लोग देखेंगे कि आखिर ये लीवर सिरोसिस होने के क्या कारण हैं। तो माय डियर, जाहिर सी बातें हैं, लीवर के रोग आप लोगों को हेपेटाइटिस में पढ़ा चुका हूँ, समझ गए। हेपेटाइटिस जो होता है मैं पढ़ा चुका हूँ 5 प्रकार। तो जो लोग अगर हेपेटाइटिस पढ़े होंगे वह भी लीवर का ही संक्रमण था, यहाँ भी लीवर का ही यह प्रॉब्लम है। तो जो लोग वो देखे होंगे अगर उसके कारण लक्षण को यहाँ पे अगर लिख देंगे तो एकदम सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हेपेटाइटिस वाले कारण लक्षण को अगर यहाँ लिख दीजिएगा ना, बिल्कुल सही हो जाएगा, समझ गए। चलिए देखते हैं। कारण में अधिक मद्यपान करना, अल्कोहलिज्म करना, कोई ऐसे ड्रग का अब्यूज लेना जो लीवर पर इफेक्ट करे, हेपेटाइटिस होना, यकृत शोथ जो पढ़े हैं पहले, गंभीर कुपोषण, बहुत अगर कुपोषण है, माल न्यूट्रिशन है, सीवियर है तो यह प्रॉब्लम उत्पन्न होता है, बाइलेरी ऑब्स्ट्रक्शन, पित्ताशय में अवरोध होना, पित्त जो है पित्ताशय में जाता है जमा होने के लिए, अगर लीवर निर्माण कर रहा है पित्त का और वह पित्त अगर पित्ताशय में नहीं जाएगा तो क्या होगा, लीवर में ही वह पित्त जमा होगा जिसके कारण लीवर को वह खराब करेगा। तो बाइलरी जो डक्ट है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होना, डायबिटीज रोग होना, समझ गए, जॉन्डिस होना लंबे समय से, विल्सन रोग होना जो कि किडनी का ट्यूमर होता है, समझ गए, कार्डियक डिजीज को हृदय का डिजीज है, हृदय का डिजीज होगा, ब्लड सही से लीवर को मिलेगा नहीं तो ये कंडीशन होता है। तो ये सब कारण है, कुछ कारण मैंने आपको बता दिया। ये सब कारण जो लोग पढ़े होंगे हेपेटाइटिस उनको अच्छे से पता होगा, मैंने बता दिया, वही सब कारण लक्षण है, आप लोग देख लीजिएगा। लक्षण है, मैं बार बार कहता हूँ, जहाँ पे आपको समझ में ना आए वहाँ पे वीडियो को रोकिए और फिर से पीछे कीजिए वीडियो को और देखिए, समझ गए। एकदम ऑफलाइन की तरह अनुभव करना आपके हाथ में है। जहाँ भी डाउट लगे वीडियो को रोक दीजिए और दिमाग में अपना सोचिए कि ओ ये क्या होता है, ये क्या होता है, और बैक कीजिए। जहाँ से नहीं समझ में आ रहा है बैक कीजिए और फिर से वहाँ से देखना शुरू कीजिए। ये होता है पढ़ाई का असली मज़ा। ये नहीं होता है वीडियो ओपन किए, देखे PDF है कि नहीं, और नहीं PDF है तो चल दिए, तो ए पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता। PDF जो है आपको सभी सब्जेक्ट में 25+ PDF मिल गया होगा। कितना PDF आप पढ़ते हैं, नहीं ना पढ़ते हैं। वीडियो आपको हमेशा परमानेंट प्लेलिस्ट में बना है, जब भी मन हो आकर देख सकते हैं, लेकिन PDF ढूंढते रहते होइएगा मोबाइल में, चारों सब्जेक्ट से 25-25 PDF 100 PDF हो गया होगा। तो यही कहते हैं कि वीडियो आकर सीधा देखिए और उसके नीचे PDF रहता है, जब मन आप देख सकते हैं। रही बात ये लक्षण क्या होता है, अब बताइए, आप ही बताइए। लीवर आपका खराब हो जाएगा, सिरोसिस हो जाएगा, लीवर नहीं काम करेगा तो क्या लक्षण होगा, लीवर का क्या काम है, वो काम से प्रभावित हो जाएगा। तो लीवर का आकार बढ़ जाएगा, हेपेटोमेगली, सीधी सी बात है। लीवर सिकुड़ने के बाद उस पर कोई चीज़ का लेयर जमने लगेगा, फाइबर का, कठोर हो जाएगा तो वह तो बड़ा दिखेगा ही दिखेगा। तो यकृत का आकार बढ़ सकता है, फेफड़ों में प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, समझ गए। पेट में पानी, एसाइटिस, पेट में पानी भरना को एसाइटिस कहते हैं। कहीं पर अगर एसाइटिस होगा तो समझिएगा पेट में पानी है, समझ गए। प्लूरल इफ्यूजन, फेफड़ा में पानी तरल भरना, समझ गए। उसके बाद है खून में ऑक्सीजन की कमी, हाइपोएक्सेमिया। खून में अगर ऑक्सीजन की कमी होता है तो उसे हाइपोएक्सेमिया कहते हैं। अगर ऊतक में ऑक्सीजन की कमी होता है तो उसे हाइपोक्सिया कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। पैरों में सूजन, एडिमाटोसलोग, मतलब पैरों में सूजन होने लगेगा। पेटों की नसें फूल जाना, समझ गए। इनराज एब्डोमिनल वेन और पीडिया होगा, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जो हमारा ब्लड जो हमारा जो है, आप लोग को बच्चे में पढ़े होइएगा, पता होगा, जो फीटल सर्कुलेशन होता है उसमें जो आपका ब्लड जो प्यूरिफाई होने के बाद, ब्लड प्यूरिफाइड होने के लिए जाता है तो वह लीवर से होकर ही जाता है, समझ गए। और ऐसे में अगर लीवर ही खराब हो जाएगा तो क्या होगा, पानी भरने लगेगा पेट में, समझ गए। फेफड़ा में पानी होने लगेगा, रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, पैर में सूजन होने लगेगा। जब ऑक्सीजन की कमी होगा तो पेट के नसें जो है फूलने लगता है, समझ गए। और जॉन्डिस तो रहता ही है जब लीवर खराब होगा तो। अब मानिए पेट में पानी हो जाएगा, पेट दर्द करेगा, समझ गए। पेट भरा भरा सा लगेगा, उल्टी होगा, दस्त होगा, भूख नहीं लगेगा, पेट भरा रहेगा, लीवर भरा रहेगा तो वेट आपका लॉस होने लगेगा क्योंकि आप भोजन करेंगे ही नहीं। कमजोरी व थकान होने लगेगा जब भोजन आप नहीं करेंगे तो। यौन इच्छा में कमी, लॉस ऑफ लिबिडो, समझ गए ना। और रक्त की कमी, एनीमिया भी होने लगता है। तो लीवर के खराबी होने पर ये सारे कारण आपके अंदर आते हैं लक्षण। तो ये लक्षण और कारण इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट लिखने के लिए। मैं बार बार कहता हूँ किसी भी बीमारी का कारण और लक्षण देखते हैं तो उसका जो है आपको अच्छे से कारण लक्षण देखना पड़ेगा, क्योंकि कारण लक्षण पर आधारित ही आप जो है उसका नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे या मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, समझ गए। चलिए
कारण लक्षण बता दिए। निदान क्या होता है, निदान अब देखिए इतना सारा मैं आपको क्या बताया, लक्षण इतना सारा बताया ना, लगभग 15 के आसपास लक्षण बता दिया। इस 15 में से या 12 में से जितना याद हो सके लिख दीजिएगा। लीवर के खराब होने से क्या क्या हो सकता है आप खुद भी समझ सकते हैं। तो ये सारा चीज़ है, चूँकि लीवर हमारा मेटाबॉलिज क्रिया करता है, भोजन को पाचन उचन में भी बहुत भूमिका निभाता है, समझ गए ना। तो ये सारे चीज़ है। निदान इसका क्या होगा, अब आप लोग को पता है हेपेटाइटिस में मैंने निदान डायग्नोसिस पढ़ा रखा है कि कौन कौन से टेस्ट होता है लीवर के गड़बड़ी होने पर। तो सबसे पहले इतिवृत्ति लेना, हिस्ट्री लेना, किसी भी बीमारी में होगा। शारीरिक परीक्षण, फिजिकल एग्जामिनेशन भी किसी बीमारी में संभव है। और सीटी स्कैन, आपको पेट के एरिया में, छाती के एरिया में कोई दिक्कत होता है तो आप बिल्कुल सीटी स्कैन करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे देखिए लीवर बायोप्सी होगा, समझ गए। लीवर के लिए एमआरआई भी टेस्ट होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई। इंडोस्कोपी होगा जो आपको पता लगाता है अंदर मशीन डालकर, इंडोस्कोपी। एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर कैसा काम कर रहा है, एलएफटी ब्लड से टेस्ट होता है। बिलिरुबिन की जांच, यह एलएफटी में ही आ जाता है। बिलिरुबिन की लेवल अगर ये हाई होगा तो जॉन्डिस होगा। एजीपीटी एसजीओटी की जांच, अगर यह एजीपीटी एसजीओटी एक सीरम होता है, इसका अगर आप जाँच करवाते हैं, एंजाइम होता है और इसका लेवल अगर बढ़ा होता है तो हम जानते हैं कि लीवर पर अटैक हो रहा है। तो ये सब जांच होता है, जिस जांच को हमको करवाना पड़ता है। ओके, अब मान गए किसी को लीवर सिरोसिस है और वह नज़रअंदाज करेगा, इलाज नहीं करवाएगा, तो उसमें क्या प्रॉब्लम और ज़्यादा क्या जटिलता कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले लीवर फेल कर जाएगा उसका, वैसे व्यक्ति का। उसके बाद पोर्टल हाइपरटेंशन, यकृत निवाहिक परिसंचरण के दाब में वृद्धि। अब जहाँ से ब्लड जो है मिल रहा है लीवर को, उसमें हाइपर हो जाएगा, टेंशन मतलब दाब बढ़ जाएगा। मस्तिष्क विकार होना, हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी, मतलब हिपेटिक इंसेफ्लोपैथी हो जाएगा, मस्तिष्क में भी समस्या। पेट में संक्रमित द्रव का जमाव यानी एसाइटिस, जिसे द्रव का जमना पेट में कहते हैं, पानी का भरना। और लास्ट में आपको डेथ भी हो जाएगा। तो इस कंडीशन से बचने के लिए आपको जटिलता से बचना पड़ेगा। जटिलता से बचेंगे, इसके लिए खान पान में बहुत सुधार करना पड़ता है। दवाई तो चलता ही है, लेकिन मेन हो जाता है जीवन शैली। जैसे ही लीवर पर अटैक करे, खान पान को बिल्कुल नॉर्मल कर दीजिए, बिल्कुल तेल मसाला कम कर दीजिए, मिर्च मसाला कम कर दीजिए, सिंपल पचने वाला भोजन खाइए जो लीवर पर ज़्यादा जोर न दे। क्योंकि हार्ड भोजन लीजिएगा, ज़्यादा तेल मसाला वाला लीजिएगा तो लीवर को ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है काम के लिए, तो फिर वहाँ पे लीवर जवाब दे देता है। तो जैसे ही लीवर गड़बड़ लगे, कोई भी लीवर का फंक्शन गड़बड़ाए, तुरंत भोजन को सिंपल रखिए, समझ गए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है पचने वाला भोजन करिए, जिससे आसानी से पच जाए और बॉडी को ज़्यादा हरास नहीं होना पड़े। ओके, अब चलिए यहाँ पे हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं लीवर सिरोसिस के लिए कि क्या क्या मैनेजमेंट संभव है। सबसे पहले अगर मान गए संक्रमण के कारण ये चीज़ें होगा तो उसके लिए एंटीबायोटिक हम लोग देते हैं, जैसे सेफेक्टोसिम, समझ गए, वेनोमाइसिन, मेटनिडाजोल। तो ये सब संक्रमण के लिए होता है, समझ गए ना, सेफेक्टासिम, वेनोमाइसिन, मेटनिडाजोल। ओके, ये सब एंटीबायोटिक्स ड्रग है पेट के लिए। ओके, डायूरेटिक क्या करता है, मूत्र को निर्माण को बढ़ाता है, शरीर से अनावश्यक तरल को बाहर निकालता है और सूजन को कम करता है, बीपी को भी कम करता है। तो डायूरेटिक दवाई होता है फुरसेमाइड, टोरसेमाइड, मेनिनटोल और एस्पिरिनोलैक्टोन। ये दवाई सब जो होता है डायूरेटिक्स में आता है। ओके, आगे है, अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसके लिए विटामिन के देते हैं, समझ गए, विटामिन के, या फिर ट्रेनेक्सामिक एसिड देते हैं। ट्रेनेक्सामिक एसिड जो होता है यह आपको एंटी हेमोरेजिक ड्रग होता है जो रक्त स्राव को रोकता है। कहीं से अगर रक्त ब्लीडिंग होता है तो यह ट्रेनेक्सा एसिड टैबलेट जो है देते हैं, समझ गए। या फिर विटामिन के का जो है आपको दवाइयाँ जो होता है वो दिया जाता है। पोर्टल हाइपरटेंशन मतलब रक्तचाप को कम करने हेतु जो है आपको ट्रेनेक्सा एसिड जो होता है यह आपको ब्लीडिंग को रोकता है। पांचवा है, रक्त में एमोनिया का स्तर कम करने हेतु ओरल लैक्टुलोज जो है देनी चाहिए, समझ गए। रक्त में अमोनिया का स्तर कम करने हेतु मुख से, ओरल से लैक्टुलोज देनी चाहिए, समझ गए। लैक्टुलोज क्या करता है, कब्ज को भी कम करता है, एनीमिया अमोनिया के स्तर को भी कम करता है। छठा है, लीवर सिरोसिस के रोगी को उचित आहार देनी चाहिए। अब वही चीज़ें आ गया जो मैंने आपको बताया कि लीवर सिरोसिस के मरीज को पोषण का बहुत ही सख्त जो है ज़रूरी होता है कि कैसा पोषण लेना चाहिए। तो लीवर सिरोसिस को उचित आहार वाले भोजन देनी चाहिए, जैसे कम प्रोटीन का भोजन देंगे, हाई कैलोरी का भोजन देंगे। प्रोटीन कम होना चाहिए लेकिन कैलोरी हाई होनी चाहिए। ओके,
लो सोडियम होनी चाहिए 400 से 800 mg प्रति डे। लो फ्लूइड इनटेक मतलब कम जो है तरल भी लेना चाहिए क्योंकि सूजन वगैरह रहता है, तो 1 से 1.5 लीटर प्रति डे लेना चाहिए। और ऐसे नॉर्मल को कम से कम 3 लीटर लेना चाहिए, समझ गए। विटामिन का सप्लीमेंट ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। तो ये है हमारा कुछ भोजन में शामिल क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये बता दिए। ओके, चलिए 7वां है उदरीय दबाव को कम करना है। अगर पेट में चूँकि पानी भरा है, पेट में लीवर भरा रहेगा, पानी भरा रहेगा तो पेट पर दबाव ज़्यादा लगेगा। तो दबाव को कम करने के लिए उदरीय पैरासिम्प्टोसिस, एब्डोमिनल पैरासिम्प्टोसिस किया जाता है। ये एब्डोमिनल पैरासिम्प्टोसिस का मतलब होता है कि पेट में इंजेक्ट करके पेट से पानी को बाहर निकालना, समझ गए। अब पेट का पानी इसलिए भी निकाला जा सकता है डायग्नोसिस के लिए भी, निदान के लिए भी, या फिर उपचार करने के लिए भी। अगर किसी को पानी ज़्यादा भर जाता है तो जितना हो सके पानी उसमें से निकाला जाता है इंजेक्ट करके, समझ गए। तो उसी को एब्डोमिनल पैरासिम्प्टोसिस कहते हैं। थोरासिम्प्टोसिस पढ़ाए हैं कि छाती के एरिया से प्लूरल इफ्यूजन वगैरह हो, पानी हो, तरल पस उसे निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थोरासिम्प्टोसिस को पेट के एरिया से पानी पस वगैरह मवाद निकालने के लिए एब्डोमिनल पैरासिम्प्टोसिस का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों में इंजेक्शन लगाकर निकाला जाता है, समझ गए। चलिए उसके बाद सर्जरी के द्वारा जो फूला हुआ नस है उसको बांध दिया जाता है। जो पेट में जो है दबाव होगा, अगर नस फूला है, लक्षण में देखे हैं कि एब्डोमिनल वेन जो है फूला हुआ सूजन रहेगा, तो वो उसको जो है बांध दिया जाता है सर्जरी के द्वारा। उसके बाद है स्प्लेनोरीनल शंट का निर्माण। स्प्लेनोरीनल शंट का निर्माण किया जाता है। शंट क्या होता है कि एक अंग से जोड़कर दूसरे अंग में उसको जो है कनेक्ट कर दिया जाता है, यही शंट हो जाता है, समझ गए। पोर्टल केबल शंट, ये 2 शंट होता है, एक होता है स्प्लेनोरीनल शंट और एक होता है पोर्टा केबल शंट। 2 शंट याद रखिएगा, किसके लिए, लीवर सिरोसिस में, पेट में किया जाता है। ओके, लीवर ट्रांसप्लांट किया, अगर किसी का लीवर निर्जीव हो गया है, ख़त्म है, तो लास्ट में उसे लीवर ट्रांसप्लांट किया जाता है, मतलब बढ़िया लीवर लगाया जाता है। उसके बाद वोमिटिंग को रोकने के लिए, नौसिया जीभ मचलना को रोकने के लिए जो है उपचार में बेंजीनामाइड, ठीक है ना, ट्रिमेथोबेंजामाइड दिया जाता है। बेंजामाइड और ट्राइमेथोबेंजामाइड दिया जाता है। तो नौसिया और वोमिटिंग के लिए याद रखिएगा बेंजामाइड, समझ गए, बेंजामाइड और ट्रेमेथाबेंजामाइड याद रखिएगा। ओके, बाकी ये सारा चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब प्रश्न। लीवर सिरोसिस हिसाब से 10 नंबर 5 नंबर में पूछा जा सकता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कोई भी प्रश्न है उसको 1 से 2 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रश्न बहुत भारी होता है, एक दूसरे से रिलेटेड होता है। अभी तक आप जितना भी प्रश्न पढ़े हैं MSN 1, 2 में, एक दूसरे से सब रिलेटेड है। बस आपको उसमें चीज़ें याद रखना पड़ता है कि किस में क्या होगा, किस में क्या नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे बीमारी है जहाँ पे सर्जरी ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे ऐसे बीमारी है जहाँ पे सर्जरी होते हैं। बाकी मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट तो सब में होता है। अब एक लीवर सिरोसिस वाला पेशेंट है तो उसमें आप नर्सिंग मैनेजमेंट लिखने को कैसे लिखेंगे, आप खुद से लिखिए। इतना सारा बीमारी के बारे में हमने पढ़ा दिया, नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ा दिया, और अभी भी खुद से आप नहीं लिख पा रहे हैं तो इसमें तो आपका भी अभी कमजोरी है, नहीं तैयारी चल रहा है इसका मतलब। तो नर्सिंग मैनेजमेंट खुद से लिखने का चीज़ें होता है, बहुत तुम्हें पढ़ा दिए हैं, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे के प्रश्न। सारा चीज़ हो गया है। आगे यहाँ पे हिंदी भी, इंग्लिश भी दे रखे हैं ऊपर में। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं, बहुत भी आई प्रश्न है, जिसे हम लोग चीनी रोग आम भाषा में डायबिटीज रोग कहते हैं, उसको मेडिकल भाषा में हम लोग DM कहते हैं, DM, समझ गए। DM कहते हैं डायबिटीज मेलाइटिस, समझ गए। डायबिटीज मेलिटस होता क्या है, इसको हमको लिखना पड़ेगा। और यह प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है आपको 10 नंबर में, समझ गए। तो बढ़िया प्रश्न है, अच्छा है समझने के लिए, लाइफ में भी जो है आपको बहुत योगदान देगा यह प्रश्न। चलिए देख लीजिए। अब यहाँ पे कहता है डायबिटीज मेलाइटिस होता क्या है, भाई बताइए। इसके कारण लक्षण, वही चीज़ें हैं, चूँकि यह भी एक बीमारी है तो इसमें भी कारण लक्षण निदान प्रबंध सब चीज़ पूछेगा। तो चलिए हम लोग जो है इसको लिखते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, डायबिटीज मेलाइटिस, जिसको आम भाषा में हम लोग डायबिटीज रोग कहते हैं या चीनी रोग कहते हैं, देख लीजिए। डायबिटीज मेलाइटिस होता क्या है। डायबिटीज मेलिटस मधुमेह इसी को कहते हैं। यह एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज होता है। क्या होता है, यह एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज होता है। मेटाबॉलिक इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह जो चयापचय होता है उसी को गड़बड़ाता है, और किसी को डायबिटीज होता है तो समझिए उसको छोड़ता नहीं है। हाँ, रुक जाएगा, रोकथाम हो सकता है, बट ऐसा कहिएगा कि परमानेंटली यह समाप्त हो जाता है, नहीं होगा। तो एक बार डायबिटीज अगर हो जाता है तो ज़िंदगी भर दवाई लेना पड़ता है डायबिटीज का, इसीलिए इसे क्रॉनिक कहा जाता है।
चूँकि जानते हैं क्रॉनिक लंबे समय तक चलने वाला होता है, जो कि शरीर में पैंक्रियाज अग्नाशय की बीटा कोशिका, यहाँ पे बीटा होगा, समझ गए, बीटा सेल द्वारा जो स्रावित होने वाला हार्मोन इंसुलिन है, इसके हाइपोसिक्रेशन के कारण होता है। इसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाता है एवं मूत्र के साथ उत्सर्जित होने लगता है। अब आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि डायबिटीज कब होता है। तो देखिए, आपको एक चीज़ पता होगा कि पैंक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन का निर्माण करता है। वह इंसुलिन क्या करता है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। कम बेस को अगर कमी है तो उसको भी जो है मेंटेन करता है, और ज़्यादा होने पर भी मेंटेन करता है। लेकिन अगर यह इंसुलिन के सिक्रेशन अगर गड़बड़ा जाए, इंसुलिन का सिक्रेशन में अगर कम ज़्यादा होने लगे तो क्या होगा, हमारे बॉडी में ग्लूकोज को मात्रा को नियंत्रित नहीं कर पाएगा, या कम हो जाने पर भी वह जो है सही नहीं कर पाएगा, जिसके कारण हमारे बॉडी में क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल अनियंत्रित होने लगेगा, और वही ग्लूकोज जो है यूरिन के माध्यम से हो निकलने लगेगा, ब्लड में मात्रा बढ़ जाएगा उसका, जिसके कारण व्यक्ति को बहुत सारे परेशानी होने लगता है, और वह जो है हमारे क्या करता है, डायबिटीज रोग को सूचित करने लगता है। तो डायबिटीज मेलाइटिस यही होता है कि यह एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज होता है, जो शरीर में हमारा पैंक्रियाज है, चूँकि यह पैंक्रियाज क्या होता है, आप लोग को पता है मिक्स ग्लैंड है, यह सिक्रेशन करता है हार्मोन का, तो यही जो है इंसुलिन हार्मोन को सिक्रेट करता है, जो बीटा कोशिका से सिक्रेशन होता है, समझ गए। अब यह इंसुलिन क्या करता है कि यह हाइपोसिक्रेशन होता है। अब जो पैंक्रियाज है वह इंसुलिन को सही से नहीं सिक्रेशन कर पाता है, यानी कम सिक्रेशन करता है। हाइपो मतलब कम होता है, सिक्रेशन मतलब स्राव, कम स्राव करने लगता है, जिसके कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है एवं मूत्र के साथ में उत्सर्जित होने लगता है, जिसके बाद डायबिटीज का कारण होता है, समझ गए। यही आपका डायबिटीज़ का इंग्लिश में दे रखे हैं। अब रही बात इसका प्रकार होता है। डायबिटीज़ दो प्रकार के होते हैं। कभी कभी सुने होइएगा कि बच्चा में भी जो है चीनी रोग पाया जाता है, रेयर कंडीशन में, कभी कभी किसी में। तो जो बच्चा वाला होता है ना, तो जो बच्चा वाला है मतलब उसका पैंक्रियाज शुरू से ही काम नहीं कर रहा है ठीक से, समझ गए। तो वैसे बच्चे में बार बार समय समय पर इंजेक्शन इंसुलिन को देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे पैंक्रियाज काम ही नहीं करता है, तो इंसुलिन बनाता ही नहीं है। और जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो भाई बॉडी में ग्लूकोज को नियंत्रित करने के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए, तो उसके लिए इंजेक्शन दिया जाता है इंसुलिन के लिए, समझ गए। तो यह होता है जुवेनाइल डायबिटीज़ होता है, जिसे हम लोग बच्चे का मधुमेह भी कहते हैं। तो इस प्रकार के जो डायबिटीज़ होता है टाइप 1 होता है, बहुत कम में होता है, किसी बड़े व्यक्ति में भी होता है, समझ गए, लेकिन ज़्यादातर यह बच्चे में ही होता है। क्योंकि अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है, अगर पैंक्रियाज खराब होगा या पैंक्रियाज नहीं काम करेगा तो वह इंसुलिन को ज़्यादा सिक्रेशन नहीं करेगा, तो शुरू से ही पता चल जाएगा कि हाँ बच्चा में यह गड़बड़ है। लेकिन थोड़ा दिन के बाद अगर जवाब दे देता है पैंक्रियाज, तो बच्चे में भी सियाना में भी होता है। टाइप 2 जो होता है, टाइप 2 वाला नॉर्मल जनरल व्यक्ति में जो आजकल आप लोग देखते हैं समय के साथ, तो वह टाइप 2 होता है। टाइप 2 वृद्धावस्था में या एक मोटे व्यक्ति में, नॉर्मली व्यक्ति में जो होता है टाइप 2 ही होता है। टाइप 2 में होता यह है कि इंसुलिन का सिक्रेशन तो पैंक्रियाज करता है समान मात्रा में, बट बॉडी जो है उसका यूज नहीं कर पाता है इंसुलिन का, और वह बॉडी यूज नहीं कर पाता है मतलब हमारा जो सामर्थ्य होता है वह घट जाता है, समझ गए ना। तो यही चीज़ है। टाइप 1 होता है जिसे IDDM भी कहते हैं। IDDM जो होता है इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। यह जो डायबिटीज होता है यह इंसुलिन पर डिपेंडेंट होता है, निर्भर होता है। इसी को जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं, यानी बाल मधुमेह भी कहते हैं। यह पैंक्रियाज द्वारा इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। टाइप 1 में जो होता है पैंक्रियाज खराब हो जाएगा या पैंक्रियाज सही मात्रा में इंसुलिन हार्मोन नहीं कर पा रहा होगा रिलीज, इस कारण से टाइप 1 होता है। और यह जो है ज़्यादातर बच्चों में होता है, इसीलिए इसे जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं। और यही कारण है कि यह डायबिटीज पर डिपेंडेंट रहता है, तो इसीलिए इसे इंसुलिन डिपेंडेंट कहते हैं। ओके। दूसरा जो होता है यह आपके नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे IDDM नहीं, IDDM से पहले N लगा दीजिए। N मतलब होता है नॉन, मतलब यह इंसुलिन पर डिपेंडेंट नहीं होता है। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस होता है, इसे ये भी कहते हैं। ओके। इसमें पैंक्रियाज द्वारा इंसुलिन का स्रावन तो पर्याप्त मात्रा में होता है, मैंने पहले ही बताया कि इसमें पैंक्रियाज तो इंसुलिन को स्रावित करता है पर्याप्त मात्रा में, परंतु शरीर की जो कोशिका है हमारा वह जो है इसको उपयोग नहीं कर पाता है सही से, जिसके कारण ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का उपापचय अनियंत्रित हो जाता है, मेटाबॉलिक अनियंत्रित हो जाता है और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है। मतलब दूसरे टाइप में इंसुलिन
सिक्रेशन अच्छे मात्रा में होता है, बट बॉडी का जो टिश्यू है वह सही मात्रा में उपयोग नहीं कर पाता है, जिसके कारण मेटाबॉलिक जो रेट होता है ग्लूकोज का घट जाता है और बॉडी में, ब्लड में, यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है। और यह ज़्यादातर लोगों में यही होता है, समझ गए। तो ये टाइप 2 होता है, इसीलिए इसे नॉन इंडिपेंडेंट कहते हैं, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट है ये नहीं है, इसमें इंडिपेंडेंट कोशिका पर है, कोशिका गड़बड़ कर रहा है, इंसुलिन तो ठीक हो रहा है यहाँ पे निर्माण। तो यही 2 होता है। 1 और 2 समझ गए। चलिए अब यही समझना था, बाकी आप लोग पहले से जानते हैं। टाइप 1 2 यहाँ पे पढ़ा ही दिए। अब कारण देखिए, कारण टाइप 1 वाले के कारण क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए। टाइप 1 वाले का कारण होता है कि ऑटोइम्यून बीटा सेल का नष्ट होने से, यहाँ पे बीटा होता है, ये टाइपिंग में दिक्कत है, ठीक है ना। ऑटोइम्यून टाइप जो बीटा सेल है वह नष्ट होगा। अब बीटा सेल मान गए पैंक्रियाज का नष्ट हो जाएगा तो वह इंसुलिन का निर्माण नहीं कर पाएगा, इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं कर पाएगा, जिसके कारण टाइप 1 हो जाएगा। या फिर किसी किसी कंडीशन में जो है आपको पैंक्रियाज ही खराब मिलेगा, तो उस कंडीशन में भी जो है इंसुलिन नहीं निकल पाएगा, तो यह टाइप 1 होता है, जिसमें इंसुलिन कम मात्रा में रिलीज होता है या होता ही नहीं है। मोटापा भी कारण बनते हैं, समझ गए। अधिक मीठा खाना, समझ दे, ये हो गया आपका क्या चीज़, फर्स्ट पॉइंट, समझ गए। ये हो गया आप टाइप 1 के लिए मोस्ट हो गया ये, समझ गए। आगे जो टाइप 2 है उसके लिए मोटापा कारण बनता है, अधिक मीठा खाना कारण बनता है, हेरिडेटरी वंशागत भी यह चलते रहता है, समझ गए। गर्भ अवस्था में भी चीनी बढ़ जाता है, जिससे हम लोग आगे पढ़ेंगे, पता है। लंबे समय तक भावनात्मक मानसिक तनाव, अगर लंबे समय तक आप डिप्रेशन मानसिक तनाव में रहते हैं तो कारण बनता है। कुछ ऐसे दवाई भी लेते हैं जो आपको कारण बनाता है, जैसे हार्मोनल गर्भ निरोधक दवाई ले रहे हैं, कोई आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवा ले रहे हैं, फिर डायूरेटिक दवा ले रहे हैं सूजन कम करने के लिए, तो ये सब दवा भी जो है आपको डायबिटीज कर सकता है। कम एक्सरसाइज भी आपको डायबिटीज़ के पीड़ित बना सकता है। बहुत ज़्यादा खाना खा लेना, ओवर ईटिंग, यह भी जो है आपको डायबिटीज़ कर सकता है, समझ गए ना। बहुत शराब पीना, अधिक वसा युक्त ऑयली फूड लेना, मोटापा, जंक फूड का सेवन करना, ये सब डायबिटीज़ का कारण बनता है, समझ गए। तो यह टाइप 1 का कारण होता है कि पैंक्रियाज खराब हो जाएगा, या फिर जो बीटा सेल से जो सिक्रेशन होता है इंसुलिन का, वह बीटा सेल में गड़बड़ी आना, खराबी होना। तो टाइप 1 वाला का ज़्यादा कारण नहीं है, वही कारण है। या फिर एक आध कारण में मोटापा वगैरह भी हो जाता है। बाकी टाइप 2 में अधिक खाना खाना, अधिक ऑयली फूड करना, कम एक्सरसाइज करना, व्यायाम कम करना, शराब पीना, समझ गए, कुछ दवाइयों का सेवन करना, स्टेरॉइड वगैरह, समझ गए ना, हार्मोनल सिक्रेशन के लिए जो दवाइयाँ होता है वो सब लेना, लंबे समय तक डिप्रेशन में है, बहुत दुखी है, गर्भ अवस्था में है, मोटापा है, वंशागत है, बहुत मीठा खाना खाते हैं, तो यह सब जो है आपको टाइप 2 जो है वह प्रकार के डायबिटीज करता है। ओके, लक्षण में क्या होते हैं, तो इसके लक्षण में 3PS जरूर याद रखिएगा। 3PS बहुत महत्वपूर्ण होता है, समझ गए। 3PS में 3 P का इस्तेमाल होता है। एक होता है पॉलीयूरिया, मतलब किसी को अगर चीनी होता है तो लक्षण में जो दिखता है वह पॉलीयूरिया में पहला P का मतलब है बहुत मूत्र होना, पॉली मतलब बहुत, यूरिया मतलब मूत्र, मतलब बहुत मूत्र होना, समझ गए। पॉलीडिप्सिया, बार बार प्यास लगता है, प्यास का बढ़ जाना। पॉलीफेजिया, भूख भी बढ़ जाता है चीनी वाले रोग का। तो यह 3 महत्वपूर्ण लक्षण है, ये लक्षण को जरूर याद रखिएगा। 3PS बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है ये तीनों लक्षण। मूत्र बढ़ जाता है, प्यास बढ़ जाता है, भूख बढ़ जाता है। ओके, अन्य लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे रात्रि के समय बहुत पेशाब लाना, जिसे नॉक्ट्यूरिया कहते हैं। वजन घट जाना, वेट लॉस होने लगता है पेशेंट का, मोटापा छाने लगता है, आंखों में धुंधला दिखाई देने लगता है, ब्लूडेड विजन होने लगता है, घाव देरी से भरता है। अगर कोई घाव होता है तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट को लंबे समय तक घाव रहता है। चक्कर आता है, वैसे पेशेंट को हाथ पैर में झुंझुनाहट, थकान, कमजोरी होता है। ग्लूकोज की मात्रा अधिक होता है बॉडी में। मूत्र में शर्करा निकलने लगता है, बार बार संक्रमण हो सकता है। तो यह सब जो है आपके एक नॉर्मल चीनी वाले पेशेंट में क्या क्या होता है आप खुद से भी समझ सकते हैं, क्योंकि आजकल यह बहुत सारे लोगों में चपेट में ले रहा है, समझ गए ना। चलिए, निदान डायग्नोसिस क्या होता है, वही चीनी के जांच के लिए आपको हिस्ट्री लेना पड़ेगा, शारीरिक परीक्षण, ब्लड जांच, ब्लड सीरम के जांच होता है, उसमें ग्लूकोज का जांच किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति फास्टिंग में है, भूखा पेट अगर जांच करा रहा है तो 120 mg प्रति DL से कम होनी चाहिए। 120 से लेकर 125 से अगर कम है तो मतलब ग्लूकोज लेवल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 125 से अगर ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको ले लेते हैं डायबिटीज़ के अंडर कि हाँ व्यक्ति में डायबिटीज़ है फास्टिंग में। खाने के बाद अगर यही जांच 150 mg प्रति DL से कम आ रहा है लेवल, तो हम मानते हैं कि चलो भाई ठीक है, अभी चीनी नहीं है। लेकिन जैसे ही 150 से अधिक होता है तो हम उसे चीनी के कैटेगरी में ले लेते हैं कि पेशेंट में चीनी का रोग हो सकता है। अब जैसे ही यह कंडीशन 170 के ऊपर जाता है तो हम जानते हैं कि कन्फर्म कि हाँ ये पेशेंट में चीनी रोग है।
लेकिन यही अगर 200 से ऊपर खाने के बाद आ रहा है तो समझते हैं कि 100% दवाई लेने की ज़रूरत है चीनी का। तो ये सारे चीज़ है, आप लोग समझिए। ओके, अब यहाँ पे वैसे पेशेंट का आँख का भी जांच होता है, क्योंकि आँख में जो है ब्लड विजन, ठीक है ना, धुंधला दिखाई देना। मूत्र की जांच, ग्लाइकोसूरिया, मूत्र की जांच में ग्लाइकोसूरिया मतलब ग्लूकोज लेवल देखा जाता है, और एसीटोन का भी जांच किया जाता है। तो ये हो गया आपका कुछ जांच चीनी वाले के लिए। जटिलता क्या हो सकता है? कॉम्प्लिकेशन आपके सामने है। कॉम्प्लिकेशन में आपको इससे ये डायबिटिक कोमा में पेशेंट जा सकता है, कोमा आ जाता है हाई ग्लूकोज लेवल बढ़ने से। उसके बाद है रेटिना, जो आँख का रेटिना है उसमें विकृतियाँ हो सकता है, खराबी हो सकता है। किडनी आपका खराब हो सकता है, नेफ्रोपैथी। रक्त वाहिनी की दीवार कठोर हो जाता है, जिसे हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। जो रक्त बहता है उस दीवार में कहीं कहीं आपको ग्लूकोज का छोटा छोटा लेवल जो है जमते जमते उस दीवार को कठोर करेगा, समझ गए। रिकरेंट यूटीआई, ऐसे रोगियों को पेशाब के रास्ते में संक्रमण होता है। रीनल फेलुअर, किडनी फेल हो सकता है क्योंकि किडनी छान नहीं रहा है सही से। हाइपोग्लाइसेमिया, कहीं कहीं कंडीशन में ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा कम भी जाता है। और कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सीएडी, ऐसे पेशेंट को हार्ट का डिजीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो रक्त का वाहिनी होता है वह कठोर हो जाता है, तो कठोर होने से जो है ब्लड सर्कुलेशन हृदय की तरफ कम हो जाता है, जिससे कोरोनरी आर्टरी का डिजीज भी होता है। तो यह सब चीज़ों को बचाना है। रीनल फेलन, गुर्दे के फेल होने से बचाना है। सीएडी रोग से बचाना है, समझ गए। नेफ्रोपैथी से बचाना है, कोमा में जाने से बचाना है। तो इसको जटिलता पर काम आपको करना पड़ेगा। ओके, रही बात चिकित्सीय प्रबंध, तो चिकित्सीय प्रबंध एक डायबिटीज़ वाले पेशेंट के लिए एंटी डायबिटिक दवाई दिया जाता है। महत्वपूर्ण चीज़ें होता है, एंटी डायबिटिक दवाई देते हैं। और जो चीनी के लिए जो खान पान होता है वह चीज़ कहते हैं, जैसे चावल वगैरह, आलू वगैरह, मीठा चीज़ खाने से परहेज करते हैं, जिसमें शुगर की मात्रा हो वैसे भोजन लेने के लिए मना करते हैं। और साथ में एंटी डायबिटिक दवाई भी देते हैं, समझ गए। एंटीबायोटिक नहीं है, यह एंटी डायबिटिक दवा है जो चीनी से बचाता है। जैसे मेटफॉर्मी होता है, समझ गए, फेनफॉर्मी होता है, ग्लिपिजाइड होता है। ये सब दवा आपके जो है क्या है, चीनी की दवा है। मेटफॉर्मी, फेनफॉर्मी, ग्लिपिजाइड, यह दवा आपको चीनी के रोग में काम देता है। ओके, जो नाश्ता से 15 मिनट पहले जो है लिया जाता है, समझ गए। चलिए, दूसरा है संक्रमण हेतु एंटीबायोटिक। यूटीआई पेशेंट में होता है, अभी लक्षण में देखें हम लोग कि संक्रमण भी ऐसे पेशेंट को जल्दी पकड़ता है, तो एंटीबायोटिक दवाई भी दे सकते हैं। तीसरा है, अगर किसी को मान गए टाइप 1 प्रकार का है, जो इंडिपेंडेंट है, IDDM है, जो इंसुलिन पर इंडिपेंडेंट है, चूँकि यहाँ पे इंसुलिन नहीं सिक्रेशन हो रहा है, तो ऐसे में उसे इंसुलिन थेरेपी दिया जाता है, इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है। और यह होता है ह्यूमिलिन रेगुलर दिया जाता है, एक होता है ह्यूमिलिन लेंटी दिया जाता है, एक ह्यूमिलिन लिस्प्रो दिया जाता है। अब यह ज़रूरत के हिसाब से कि किस पेशेंट के कितना ज़रूरत है, उसी हिसाब से यह इंसुलिन थेरेपी रेगुलर वाला, लेंटी वाला या लिस्प्रो वाला दिया जाता है। तो यह इंसुलिन थेरेपी टाइप 1 वाला में दिया जाता है। जिसको टाइप 2 होता है उसको यह ओरल एंटी डायबिटिक से ही काम चलता है, समझ गए। चलिए, ये हो गया, मैंने बता दिया, कुछ खास इसमें होता नहीं है। बाकी सिम्प्टोमेटिक इलाज तो सब में होता है, सब बीमारी में सिम्प्टोमेटिक इलाज करते हैं, जैसे वीकनेस वगैरह के लिए, थकान वगैरह के लिए, समझ गए ना। तो ये सब है। बाकी एक्सरसाइज वगैरह कहते हैं करने के लिए ऐसे पेशेंट को। तो ये हो गया। अब हम लोग नर्सिंग प्रबंध देखेंगे एक चीनी वाले पेशेंट के लिए। तो हमेशा चीनी वाले पेशेंट को हम कहेंगे एज ए नर्स कि अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कराते रहें, खाली पेट, खाने के बाद या रैंडम, जिस समय मन हो, समझ गए। दूसरा है जांच के परिणाम को नोट करना चाहिए। जांच के हमेशा परिणाम आए उसको नोट करना चाहिए कि कितना लेवल अभी आया है, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद। ओके, ये सब चेक करनी चाहिए। ऐसे रोगियों को नियमित समय पर भोजन करने के लिए प्रेरित करनी चाहिए, समझ गए। आदेशानुसार इंसुलिन रिच डाइट प्रदान की जानी चाहिए। वैसा भोजन देंगे जिसमें इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा हो, तो वैसे जो है हम इंसुलिन रिच डाइट देंगे टाइप 1 वाले के लिए। ओके, रोगी को ब्लड शुगर लेवल चार्ट बनाएंगे, तैयार करेंगे कि कब कितना लेवल घट रहा है, बढ़ रहा है, इसको देखने के लिए चार्ट बनाएंगे। रोगी को ग्लूकोज, चीनी, मिठाइयाँ, शहद आदि सेवन करने की सलाह नहीं देनी चाहिए, समझ गए, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। रोगी को भोजन में विटामिन, मिनरल, लवण आदि की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, जिससे बॉडी में उसके थकान, कमजोरी ये सब दूर हो। तरल पदार्थ भरपूर मात्रा में लेने के लिए सलाह देनी चाहिए। अब ऐसा तरल नहीं कि जिसमें डायबिटीज़ का मात्रा, चीनी की मात्रा हो। ओके, रोगी को शुगर फ्री इस्तेमाल करने की सलाह, अब जो भी पेय पदार्थ हो, चाय वगैरह हो, शुगर फ्री लेने की सलाह देनी चाहिए। ओके, रोगी को थोड़ा थोड़ा भोजन बार बार करने की सलाह देनी चाहिए, क्योंकि ओवर ईटिंग
ईटिंग से भी यह प्रॉब्लम होता है, एक के बाद ज़्यादा खा लेने से भी चीनी बढ़ता है। ओके, रोगी को ओवर ईटिंग या उपवास न रहने की सलाह देनी चाहिए। दोनों कंडीशन में चीनी बढ़ सकता है, ओवर ईटिंग में भी और उपवास रहने पर भी। इसलिए न उपवास रहने के लिए कहे और न ज़्यादा ओवर ईटिंग करने के लिए कहे। ओबेस रोगी को अपना वजन कम करने के लिए कहे, मतलब जो मोटापा हो, जिसका पेट बाहर निकला हो, मोटा हो, उसको वजन कम करने के लिए कहे। रोगी को इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना चाहिए। मीन्स रोगी कितना पानी पिया, कितना मूत्र त्यागा, कितना उसको उल्टी हुआ, समझ गए, कितना वह तरल पदार्थ लिया, जूस वूस वगैरह जो भी चीज़ें हैं जो लिया वह इनटेक, और जो बाहर दिया मूत्र के रूप में, उल्टी के रूप में, समझ गए ना। तो ये सब होता है आउटपुट। तो इनटेक आउटपुट चार्ट को मेंटेन करना चाहिए। तो इस प्रकार से नर्सिंग मैनेजमेंट यहाँ पे मैंने इतना बताया। बाकी और सारे मैनेजमेंट आप नर्स के तौर पर एक चीनी वाले पेशेंट के लिए लिख सकते हैं। तो और सारे चीज़ लिखिएगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। बाकी यहाँ पे हिंदी इंग्लिश सब चीज़ दे रखे हैं, आप लोग अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। आज 2 प्रश्न अच्छे प्रश्न करा दिए, लिवर सिरोसिस और डायबिटीज मेलाइटिस। ओके, डायबिटीज मेलाइटिस बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। बहुत आसान है, बस थोड़ा थोड़ा समझ लीजिएगा, आराम से लिख लीजिएगा। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।